हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 13वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 13वें मॉडल पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 13वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 13वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 7 के बाद में 14 के बाद में 28 के बाद में 56 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई प्रश्न चिन्ह के बाद में हमें दिया गया है 224। अब यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 7 से यहां पर 14 कैसे बनेगा। तो देखिए यदि हम क्या करें, इस 7 का 2 गुना कर दें तो 7 का 2 गुना होता है 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 28 से, तो 14 से 28 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 14 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 14 का 2 गुना होता है 28। इसी प्रकार से यहां पर देखिए 28 से कितना बन रहा है 56, तो 28 से 56 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 28 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 28 का 2 गुना होता है 56। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 56 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 7 से 14 कैसे बना 2 गुना करने से, 14 से 28 कैसे बना 2 गुना करने से, 28 से 56 कैसे बना 2 गुना करने से। तो मेरे भाई इस 56 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकाल देंगे कैसे, तो इस 56 का भी हम क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस 56 का यदि हम 2 गुना कर दें तो 56 का 2 गुना कितना होता है। तो आप सभी को पता है कि 56 का 2 गुना होता है 112, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 112। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 112 इस प्रश्न चिन्ह के आगे यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरने के बाद में यहां पर देखेंगे कि 112 के बाद में यहां पर 224 आएगा क्या। तो करेंगे क्या, जब सभी का 2 गुना किया गया है तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या है कितनी 112। तो मेरे भाई 112 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए इस 112 का भी हम क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। तो 112 का 2 गुना कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 112 का 2 गुना होता है 224। और ध्यान से देखिए यहां पर 224 दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 112। अब हमें देखना है कि 112 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 112 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है
कि पी टी का संबंध है 72 के साथ में, तो एस बी का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। और देखिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब मेरे भाई यहां पर देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न को आपको सोल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर आने चाहिए, वो भी नंबरिंग के साथ में। यदि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद है, तो इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना है, यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इनका आपको कर लेना है नंबरिंग। अब मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे सामने दिए गए हैं इन सभी का हम करेंगे नंबरिंग। जैसे यहां पर देखिए यहां पर हमारे सामने अल्फाबेट लेटर है पी और टी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों अल्फाबेट लेटर का हम कर लेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए पी का नंबर होता है 16, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से देखिए दूसरा लेटर है टी, टी का नंबर होता है 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहां पर 72 हो जाए। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन दोनों संख्याओं से यहां पर 72 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 16 और 20 को आपस में जोड़ेंगे तो 16 और 20 हो जाएगा 36। अब 36 से 72 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, इस 36 का किया गया है 2 गुना। 36 का 2 गुना होता है 72। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 72 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है, यानी कि यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो यहां पर जो अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इनका किया गया है नंबरिंग, और जो नंबर आया है उसको आपस में जोड़ा गया है, और जोड़ने पर जो संख्या आई है उसका 2 गुना करके यहां पर 72 लिखा गया है। तो यहां पर अब आप आसानी से बता सकते हैं कि एस बी से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो एस और बी का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई देखिए एस का नंबर होता है 19 और बी का नंबर होता है 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए 19 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 19 और 2 हो जाएगा 21। अब यहां पर जिस प्रकार से 36 का 2 गुना करके 72 लिखा गया है, सेम इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, इस 21 का कर देंगे 2 गुना। तो 21 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 21 का 2 गुना होता है 42, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 42। अब हमें देखना है कि संख्या 42 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर संख्या 42 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित शब्द का चयन करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि नेत्र का संबंध देखने से तो कान का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर नेत्र का संबंध देखने से कैसे है, यानी कि जिस प्रकार से नेत्र का संबंध देखने से है उसी प्रकार हम यहां पर ज्ञात करेंगे कि कान का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई नेत्र का संबंध देखने से कैसे है, तो जो नेत्र होते हैं इन नेत्र की सहायता से क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो मेरे भाई कान की सहायता से क्या किया जाता है, तो जिस प्रकार से नेत्र की सहायता से देखा जाता है सेम उसी प्रकार से कान की सहायता से सुना जाता है। यानी कि मेरे भाई नेत्र देखने के काम आते हैं तो कान क्या काम आते हैं, सुनने के। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा सुनने के। तो यहां पर हम लिख देते हैं सुनने के, यानी कि कान का संबंध हो जाएगा सुनने से। अब हमें देखना है कि सुनने शब्द किसी ऑप्शन में है, तो हां सर सुनने शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में
रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की हमने प्राइस रखी है ओनली फॉर 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरे भाई इस पीडीएफ को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। और यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को एग्जाम से पहले तैयार कर लेते हो तो मैं आपको यह गारंटी दिलाता हूं कि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और अपनी तैयारी को एग्जाम से पहले बेहतर बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस सीरीज को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सीरीज को कैसे सोल्व किया गया है। तो वो देखिए यहां पर देखिए इस सीरीज में सबसे पहले दिया गया है एक से कितना बन रहा है 3। तो 1 से 3 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 1 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। फिर देखिए 3 से कितना बन रहा है 6। तो 3 से 6 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 से कितना बन रहा है 10। तो 6 से 10 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10। इसी प्रकार से यहां पर देखिए 10 से कितना बन रहा है 15। तो 10 से 15 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 10 और 5 मिलकर बन जाएगा 15। अब इसी प्रकार से कंटिन्यू आपसे पूछा गया है कि 15 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 1 से 3 बना कैसे +2 करने से, 3 से 6 बना कैसे +3 करने से, फिर देखिए 6 से 10 बना कैसे +4 करने से, 10 से 15 बना कैसे +5 करने से। यानी कि यहाँ पर यह संख्या क्या हो रही है कंटिन्यू बढ़ रही है। देखिए पहले +2 उसके बाद में +3 उसके बाद में +4 उसके बाद में +5 तो 5 के बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा +6। यानी कि यदि हम क्या करें इस 15 के अंदर +6 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 15 के अंदर हम क्या कर देंगे +6 कर देंगे तो 15 और 6 कितना हो जाएगा। तो 15 और 6 हो जाएगा 21। यानी कि मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 21। अब इसी प्रकार से हम कंटिन्यू आगे भी चेक कर सकते हैं कि 21 के बाद में यहां पर 28 ही आएगा क्या। तो करेंगे क्या मेरे भाई यहां पर देखिए जिस प्रकार से कंटिन्यू संख्या चल रही है पहले +2 फिर +3 फिर +4 फिर +5 फिर +6 तो 6 के बाद में क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा +7। यानी कि यहां पर देखिए यदि इस 21 के अंदर हम क्या कर दें +7 कर दें तो यहां पर कितना बन जाएगा 28। यानी कि 21 और 7 मिलकर बन जाएगा 28। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 21। अब हमें देखना है कि 21 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 21 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाएंगे तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है। और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल
आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। जैसे यहां पर देखिए इस कॉलम के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखना मेरे भाई। इस कॉलम के अंदर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपको पता करना है कि इस पहली कॉलम के अंदर या इस पहली पंक्ति के अंदर यहां पर 28 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर 28 लाने के लिए हमारे पास दी गई है दो संख्या। तो यहां पर देखिए 28 के इस तरफ एक संख्या तो है पहली एक, दूसरी संख्या है 3। तो इन दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या करें कि यहां पर 28 आ जाए। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहां पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर 28 लाने के लिए सबसे पहले तो इस एक का किया गया है घन यानी कि क्यूब किया गया है, इसी प्रकार से इस 3 का किया गया है क्यूब। तो मेरे भाई यहां पर देखिए पहले किया गया है 1 का क्यूब, उसके बाद में किया गया है 3 का क्यूब और इन दोनों को यहां पर क्या किया गया है, आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए 1 का क्यूब होता है 1 और 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 27 हो जाएगा 28। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 28 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब स्क्वायर और क्यूब आपको याद करने ही पड़ेंगे मेरे भाई, तभी इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व करोगे। यानी कि आपको 1 से 40 तक की संख्याओं के स्क्वायर ज्ञात होने चाहिए और 1 से 40 तक की संख्याओं के ही आपको क्या याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। तभी इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर पाओगे। अब यहां पर देखिए मेरे भाई, अब यहां पर हमें क्या करना है, इस दूसरी पंक्ति में हमें यहां पर पता करना है कि यहां पर 58 कैसे आया है। तो यहां पर देखिए 58 के इस तरफ भी क्या है, दो संख्या है, पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 7। तो इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहां पर 58 हो जाए। तो मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, इस 3 का किया गया है स्क्वायर, ठीक है, इसी प्रकार से इस 7 का किया गया है स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 9 और 49 को आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर बन जाएगा 58। और ध्यान से देखिए 58 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर देखेंगे कि इस तीसरी पंक्ति में यहां पर 133 इसी प्रकार से आया है क्या। तो यहां पर देखिए इस 133 के पास भी क्या है, दो संख्या है, पहली संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 5। तो इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहां पर 133 हो जाए। तो मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, पहले तो इस 2 का किया गया है क्यूब, ठीक है, उसके बाद में इस 5 का किया गया है क्यूब और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है मेरे भाई 8 और इसी प्रकार से देखिए 5 का क्यूब होता है 125। अब यदि हम 125 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो यहां पर आ जाएगा 133। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 133 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि इस प्रश्न के अंदर लॉजिक क्या लगा है। तो देखिए इस पहली पंक्ति के अंदर यहां पर 28 लाने के लिए इन दोनों संख्याओं का क्या किया गया है, आपस में क्यूब करके जोड़कर यहां पर लिखा गया है 28। उसके बाद में देखिए यहां पर इस दूसरी पंक्ति में यहां पर 58 कैसे लाया गया है, तो देखिए 58 के पास भी दो संख्या है, पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 7। तो इन दोनों संख्याओं का किया गया है स्क्वायर और जो संख्या है उन सभी संख्याओं को जोड़कर यहां पर लिखा गया है 58। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इस तीसरी पंक्ति में 133 लाने के लिए क्या किया गया है, तो 133 के पास भी दो संख्या है, पहली संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 7। तो मेरे भाई इन
दोनों संख्याओं का क्यूब करके जो संख्या है उन सभी संख्याओं को जोड़कर यहाँ पर लिखा गया है 133 है। यानी कि यहाँ पर समझना क्या है, देखिए, यानी कि पहले तो यहाँ पर किया गया है क्यूब, उसके बाद में किया गया है स्क्वायर, उसके बाद में किया गया है क्यूब। तो हम इस चौथी पंक्ति में हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो मेरे भाई देखिए, पहले हुआ क्यूब, उसके बाद में हुआ स्क्वायर, उसके बाद में हुआ क्यूब, तो अब यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर यदि हम इस 4 का स्क्वायर कर दें और इस 9 का स्क्वायर कर दें और जो संख्या है उस संख्या को यदि हम आपस में जोड़ दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर होता है 16। इसी प्रकार से देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और 16 और 81 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 97। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 97। अब हमें देखना है कि 97 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 97 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो मेरे भाई 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब भी अब आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लोगे, ठीक है। और इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको संख्या 1 से 40 तक की, यानी कि 1 से 40 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद होगा और 1 से 40 तक की संख्याओं का क्यूब याद होगा, तभी इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। और मेरे भाई यदि आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना है तो यह सभी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप रीजनिंग के अंदर 30 में से 30 प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, 2024 में ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो मेरे भाई देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 2024 में ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर फिल्म को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2024 में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही थी। तो यहां पर देखिए मेरे भाई इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 2024 में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक रही थी 105। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और देखिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। और इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के सिलेबस के आधार पर होने वाले हैं। और इस क्लास के अंदर होने वाले क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कॉमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। ऑप्शन ए है विक्रम, ऑप्शन बी है प्रज्ञान, ऑप्शन सी है चंद्र और ऑप्शन डी है रोहिणी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और आपको क्या करना है, इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है या फिर कौन था, ठीक है मेरे भाई। जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच था राहुल
राहुल द्रविड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। और मेरे भाई, मैं जिस भी क्लास के अंदर ये बोलूं कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो उस प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर जरूर देखेंगे। और आपको करना क्या है, इस टाइप के प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। यानी कि जिसके अंदर आप नोट्स तैयार करते हैं, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप जरूर नोट किया करें। ठीक है, तो यहां पर देखिए 10वें प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई देखिए, यदि इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे और उन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर देंगे तो आपके प्रश्न का आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो चाहे तो आप इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरे भाई इन चारों में से जल्दी से बताइए कि करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। या फिर हम बोल सकते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो मेरे भाई जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दूध में प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि दूध में प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि दूध में प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है केसीन। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हाल ही में भारत ने 2024 में किस देश के साथ विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 पर समझौता किया है? ऑप्शन ए है फ्रांस देश के साथ में, ऑप्शन बी है रूस देश के साथ में, ऑप्शन सी है जापान के साथ में, और ऑप्शन डी है अमेरिका के साथ में। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि हाल ही में भारत ने 2024 में फ्रांस देश के साथ विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 पर समझौता किया है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चाहे तो आप इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी कि मेरे भाई जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A है, ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली दलहन फसल कौन सी है? ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है अरहर, ऑप्शन सी है मैसूर और ऑप्शन डी है मूंग। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली दलहन फसल है चना। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ऑप्शन बी में दिया गया है मीनाक्षी मंदिर है, ऑप्शन सी में दिया गया है सोमनाथ मंदिर है और ऑप्शन डी में दिया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई देखिए याद रखना आप, ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर को। तो यहां पर देखिए 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि आपसे जब भी पूछे कि ब्लैक पगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है तो आप याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट भी होता है, यानी कि ब्लैक पगोडा के नाम से कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है। इसी के साथ में एक प्रश्न का आंसर सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्यों के रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए है 6.4 है, ऑप्शन बी है 7.4 है, ऑप्शन सी है 8.2 और ऑप्शन डी है 9.1। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्यों के रक्त का पीएच मान सामान्यतः होता है 7.4। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रेडियो एक्टिव विकिरणों को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रेडियो एक्टिव विकिरणों को मापने के लिए गीगर मूलर काउंटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि ऑडियोमीटर की सहायता से किसे मापा जाता है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरे भाई ये 21,000 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और मैं ये आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप हमारी इन क्लासों के साथ में इन 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को एग्जाम से पहले यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जब किसी तत्व की परमाणु संख्या बढ़ती है तो उसकी आयनिक त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, ऑप्शन बी है आयनिक त्रिज्या घटती है, ऑप्शन सी है आयनिक त्रिज्या अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी है आयनिक त्रिज्या पहले बढ़ती है और उसके बाद में घटती है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जब किसी तत्व की परमाणु संख्या बढ़ती है तो उस तत्व की आयनिक त्रिज्या क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय गैसों के समूह में नहीं आता है? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है नियोन, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है ऑर्गन। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय गैसों के समूह में नहीं आता है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो क्लोरीन तत्व है ये अक्रिय गैसों के समूह में नहीं आता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर याद रखना जो हीलियम है ये हीलियम है, उसके बाद में नियोन है और जो ऑर्गन है ये तीनों के तीनों तत्व किसके श्रेणी में आते हैं? तो ये तीनों के तीनों तत्व अक्रिय गैसों की श्रेणी में या समूह में आते हैं। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।